नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। दोपहर के 1 बजने को है, ऐसे में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, उज्बेकिस्तान में एससीओ की बैठक चल रही है। ऐसे में बैठक में भारत और पाकिस्तान के पीएम मौजूद हैं। साथ ही साथ 8 देशों के नेता इस सम्मेलन में इस वक्त मौजूद हैं। एससीओ समिट के बाद पुतिन से मिलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से भी पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात है। सबसे बड़ा समिट, सबसे बड़ा सम्मेलन आज उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रहा है। आज तमाम अलग अलग 8 देशों के यहाँ पर राजदूत शामिल हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का हिस्सा इस बार एक बार फिर से हुए हैं। उज्बेकिस्तान में ये एससीओ की बैठक चल रही है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक और तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत करने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का संवाद भी होगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मुलाकात के पीछे कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। रूस यूक्रेन का जो युद्ध है, इस युद्ध को लेकर भी अपने आप में ये एससीओ समिट बेहद महत्वपूर्ण है। क्या इस समिट के बाद जो सहयोग भारत और बाकी देशों का मिलेगा, उस सहयोग से रूस और यूक्रेन के हालात बदलेंगे या नहीं? क्या ये युद्ध, इस पर विराम लगेगा या नहीं? इस पर भी सबकी नजर है। और खास तौर पर भारत का जो सहयोग बाकी देशों के साथ होगा, उसमें भारत जो है उसका कितना बड़ा वर्चस्व आज के दिन दिखाई दे रहा है, इसकी बानगी आप इस फोटो सेशन के जरिए देख सकते हैं। जब तमाम इन 8 देशों के यहाँ पर राजनयिक शामिल हुए, पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए फोटो सेशन में, ये सभी लोगों ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया है। पीयूष इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आज जानकारी देने के लिए। पीयूष, सबसे बड़ा समिट, सबसे बड़ा सम्मेलन आज हो रहा है और हम तस्वीर आज इस वक्त देख रहे हैं कि फोटो सेशन में जिस तरह से सहयोग सभी देशों का मिल रहा है, उम्मीद यही है कि जब बातचीत का दौर शुरू होगा तो उसके बाद भी हिंदुस्तान के रिश्ते बाकी तमाम देशों से मजबूत होंगे, जो कि आज इस एससीओ का हिस्सा है। इस वक्त आपके पास आगे क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये एससीओ समिट जो है, ये 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शांति हो, सुरक्षा हो, व्यापार हो, संपर्क हो, सांस्कृतिक पर्यटन जैसे समसामयिक विषय जो है उन पर इस समिट में बातचीत होगी। किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, जो दौर इस वक्त वैश्विक स्तर पर चल रहा है, उस दौर को में किस तरह से मुकाबला किया जा सकता है, इन सभी बातों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ सुरक्षा और रक्षा पर भी इस समिट में चर्चा होगी। यूक्रेन युद्ध पर भी इस समिट में बातचीत हो सकती है। तमाम ऐसी बातें हैं जिन बातों पर इस समिट में चर्चा होगी और अब तक जो अपडेट मिल रही है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा इस बैठक के बाद आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया। और अब अपने दर्शकों को सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मान लो एक गरीब आदमी है, उसकी तनख्वाह 20,000 रुपए, 25,000 रुपए महीना है। एक आदमी अपनी जिसकी 20-25,000 रुपए महीना तनख्वाह है, वो एक टाइम वो सबसे ज्यादा तवज्जो किस चीज को देता है? मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, बड़े आदमी बने, यही देता है ना। हर आदमी सबसे पहली तवज्जो अपने परिवार में शिक्षा को देता है। टीवी बाद में आ जाएगा, फ्रिज बाद में आ जाएगा, घूमे बाद में चले जाएंगे, सिनेमा बाद में चले जाएंगे, अच्छे कपड़े बाद में, पहले बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो अगर एक परिवार के अंदर हम सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा को देते हैं, तो देश के स्तर पे, राज्य के स्तर पे भी तो दे सकते हैं। बजट तो लिमिटेड है, दिल्ली सरकार का भी बजट हमारा लिमिटेड था जब हमने सरकार संभाली, लेकिन हमारा यह था यार कुछ भी कर लो, थोड़ी सी 2 सड़कें कम बना लेंगे, 2 पुल बाद में बना लेंगे, बच्चों को पहले अच्छी शिक्षा देंगे। हमने बच्चों को अच्छी शिक्षा के ऊपर जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा लगाया। तो कर तो सकते हैं, प्रायोरिटीज की बात है कि क्या शिक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मेरा दिल कहता है दिल्ली के अंदर हमने करके दिखा दिया, पूरे देश में हो सकता है। 18 करोड़ बच्चों को बहुत शानदार शिक्षा मिल सकती है, पॉसिबल है, संभव है, हमने करके दिखाया, पूरे देश के अंदर हो सकता है। और अगर हमने अपने 18 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, मैं बता रहा हूं हमारा देश अमीर देश बन जाएगा और हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। आप सब बच्चे जो हैं, बहुत बहुत आपकी एक एक की कहानी बहुत बहुत प्रेरणादायी है।
मैं शिक्षा विभाग से निवेदन करूंगा कि सब बच्चों की कहानियां निकाल के सोशल मीडिया पे डाली जाए, ताकि एक एक बच्चा 100 बच्चों को इंस्पायर कर सके, ताकि और दूसरे बच्चे भी इनकी कहानियां सुन के, इनके पेरेंट्स की कहानियां सुन के प्रेरित हों कि इन्होंने किया, हम भी कर सकते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार और तालियां। जेईई छात्रों से संवाद कर रहे थे। और शिक्षा जो बेहद महत्वपूर्ण है आज के इस जमाने में, इसकी महत्वता बता रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आगे बढ़ेंगे, जहां तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन से पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम पहुंच गई है। कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद ईडी ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ का सिलसिला शुरू भी कर दिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ की इजाजत मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने 3 दिन की पूछताछ की इजाजत दी है। आज के बाद ईडी 22 और 23 सितंबर को भी पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि ईडी जिस तरह से सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच तेज कर रही है, उससे सत्येंद्र जैन की मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ चल रही है और अभी 3 दिनों की पूछताछ की इजाजत मांगी गई है। कोर्ट ने ये इजाजत दे भी दी है। आज पूछताछ हो रही है, इसके बाद 22 सितंबर और 23 सितंबर को भी पूछताछ होगी। फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन, जमानत याचिका सत्येंद्र जैन की तरफ से इससे पहले डाली गई थी, लेकिन यह जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। हालांकि सत्येंद्र जैन के साथ 2 और लोग थे, उनकी जमानत याचिका जो है वो मंजूर की गई थी, लेकिन सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। नमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। नमित, पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया है, आप तक क्या जानकारी पहुंची है? किस किस सवालों से सामना होगा सत्येंद्र जैन का आज? देखिए, बिल्कुल शराब नीति को लेकर जो ईडी है वो लगातार जो है पूछताछ कर रही है। मनीष सिसोदिया से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, और दिल्ली के अंदर खासतौर पर बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जो कि सीबीआई की एफआईआर में जिनका नाम दर्ज था, उनसे भी पूछताछ की गई। लेकिन फिलहाल जो ईडी है वो अब सत्येंद्र जैन के पास पहुंची है, जो कि पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद है। उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा हुआ है, ऐसे में 3 दिन तक जो है वो सत्येंद्र जैन से ईडी पूछताछ करेगी। और आज जो पूछताछ होगी उसमें यही जानकारी ली जाएगी कि क्या जब ये दिल्ली के अंदर नई शराब नीति बनाई गई थी, उस दौरान सत्येंद्र जैन जो थे उनके क्या संपर्क थे, जो शराब नीति के द्वारा जो अधिकारी बनाए गए थे उनसे क्या क्या संपर्क बनाए गए थे। तो इस तरीके के जो सवालों की फहरिस्त है, तकरीबन 17 ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश जो है वो ईडी की टीम जो है वो सत्येंद्र जैन से आज करेगी। ऐसे में नमित देखा जा रहा है जो तारीख मुकर्रर की गई है, एक तो आज की तारीख, उसके बाद 22 और 23 जो कि कंटिन्यू है, यानी कि 2 दिन तो कंटिन्यू ये पूछताछ होगी। लेकिन आज जो पूछताछ होगी, ऐसे में हम ये समझे जो बाकी जो तारीख मिली है उसमें बीच का जो ड्यूरेशन है, कुछ वक्त ईडी को मिलेगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने के लिए जो 22 और 23 को पूछे जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 बातें हैं। पहला ये कि जो ईडी आज सवाल पूछेगी उनका जवाब किस तरीके से सत्येंद्र जैन देते हैं, और उसके बाद 22 और 23 तारीख को भी ईडी पूछताछ करेगी। तो ऐसे में 2 से 3 दिन का वक्त ईडी को मिलेगा कि जो आज जिन सवालों का जवाब सत्येंद्र जैन ने दिया है। ठीक है नमित, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।